आई एम रणविजय सिंह, IIC BCJ प्रेसिडेंट। आज 5 जून 2024 है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और आज के डेट में एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी पे बहुत काम किया जा रहा है और हमें समझना भी चाहिए कि इस एनवायरनमेंट डे को आज सेलिब्रेट क्यों किया जाए। इस एनवायरनमेंट डे को सेलिब्रेट करने का पर्पज़ है कि हम अपने एनवायरनमेंट को सस्टेन कर सकें, अपने एनवायरनमेंट को बेहतर बना सकें। IIC इस पे लगातार काम कर रहा है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप का इसमें क्या रोल है कि हम जो भी नए उपकरण बना रहे हैं इस तरीके से इनोवेट करें कि एनर्जी कंजम्पशन कम हो, आपके ग्रीन हाउस गैसेस का जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो कम हो, जिससे कि आपके एनवायरनमेंट में जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दिक्कत आ रही है या किसी और वजह से कोई भी डिके हो रहा है वो डिके ना हो। तो इन सारी चीज़ों पे चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच में डॉक्टर राजकुमार सारस्वत जी हैं, जो एनवायरनमेंट पर काफ़ी काम किया इन्होंने एकेडमिकली भी और आपके लेक्चर्स भी बहुत सारे लिए हैं। आज मैं इनसे अनुरोध करूँगा कि एक लेक्चर ये आपका यहाँ पर लें और आपको इस पर अपना व्याख्यान। डॉक्टर राजकुमार सर, प्लीज कम ऑन द डायस एंड गिव योर लेक्चर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट्स, आज 5 जून है और 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी विवेकानंद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट में हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे दैट इज 5 जून 2024 सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर असेंबल हुए हैं। ज़्यादा बातें तो डॉक्टर रणविजय सिंह ने आप लोगों से शेयर की हुई हैं, बताई गई हैं। अब मैं कुछ बातें आपको ऐसी बताऊंगा जो आप के लिए फ्रूटफुल होंगी, न केवल कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट में बल्कि आपका एक जो पेपर है, एक सब्जेक्ट है, उसको भी समझने में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ से कि एनवायरनमेंट है क्या। आप सब लोग जानते हैं कि व्हाट इज एनवायरनमेंट। एक बार आइंस्टीन साहब से पूछा गया कि आइंस्टीन साहब, आप सबसे बड़े साइंटिस्ट हो, व्हाट इज एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू यू। तो आइंस्टीन साहब ने कहा कि एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग दैट इज नॉट मी, माने मुझे छोड़ करके जितनी भी चीजें हैं वो सब एनवायरनमेंट है। आप लोग जानते हैं कि एनवायरनमेंट को हमारे पार्लियामेंट में एक एक्ट बना करके, जिसको हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के नाम से जानते हैं, वहाँ पर एनवायरनमेंट को डिफाइन किया गया है। और कैसे डिफाइन किया गया है आप सब लोगों को पता होगा और पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट इज सम ऑफ द टोटल एयर, वाटर एंड लैंड, देयर इंटररिलेशनशिप अमंग देमसेल्फ, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग्स as well as property. So this is the only definition which is जो हम कहें कि हम सब लोगों के लिए लागू होती है। जैसे कि मैं कहूँ, मुझसे कोई पूछे कि व्हाट इज एनवायरनमेंट, तो मैं अपने हिसाब से एनवायरनमेंट को डिफाइन करूँगा। आपसे कोई पूछे कि आपका एनवायरनमेंट क्या है, आप अपने हिसाब से डिफाइन करेंगे। लेकिन एक कॉमन डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट हमारे पार्लियामेंट में एक एक्ट बनाया गया जिसको एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के नाम से जानते हैं। उस एक्ट के अकॉर्डिंग जो एनवायरनमेंट की डेफिनेशन है वो मैंने आपसे शेयर की और आप सब उस डेफिनेशन को पढ़ते भी हैं, याद भी हो। आपको कम से कम 2 मार्क्स भी उस पर मिलते हैं। तो एनवायरनमेंट के बारे में ये सब जानने के बाद में हमें ये जानना चाहिए कि एनवायरनमेंट के सेगमेंट्स कितने हैं। वो सब आप जानते हैं कि साहब एक लिथोस्फीयर है, एक हाइड्रोस्फीयर है, एक बायोस्फीयर है और एक एटमॉस्फेयर है। तो दीज आर द सेगमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। लिथोस्फीयर क्या है कि जो भी सॉलिड और हार्ड पार्ट है एनवायरनमेंट का वो हमारा लिथोस्फीयर की कैटेगरी में आता है। हाइड्रोस्फीयर क्या है
वाटर से रिलेटेड जो भी कंपोनेंट है इन्वायरमेंट का वो हाइड्रोस्फीयर में आता है। बायोस्फीयर इज द कंपोनेंट और द सेगमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच लिविंग थिंग्स आर इंक्लूडेड। और चौथा जो सेगमेंट है इन्वायरमेंट का वो प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ गैसेज अराउंड द अर्थ, जिसको हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। तो ये आपकी एक तैयारी हो रही है, नॉट ओनली, क्योंकि आपने एक चीज देखी होगी, एक क्वेश्चन आपके सामने रेज होता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ पब्लिक अवेयरनेस। एक टॉपिक दिया जाता है, नीड ऑफ पब्लिक अवेयरनेस रिगार्डिंग द डिटेरियोरेटिंग इन्वायरमेंट। तो उसमें से एक तरीका कि कैसे हम अवेयरनेस पैदा करें लोगों में रिगार्डिंग द इन्वायरमेंटल क्राइसिस, तो उनमें से एक तरीका यहाँ पर अभी चल रहा है एमॉन्ग स्टूडेंट्स थ्रू एजुकेशन। एक तरीका है फॉर द अवेयरनेस रिगार्डिंग द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, वन वे इज एमॉन्ग स्टूडेंट्स थ्रू एजुकेशन। और कौन कौन से तरीके हैं, अगर हम यहाँ पे अपने डिस्कशन को इंटरेक्टिव बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे कि इन्वायरमेंट के बारे में अवेयरनेस पैदा की जा सकती है, कि हम सक्सेस स्टोरीज को डिस्कस करें, हम फेलियर स्टोरीज को डिस्कस करें, हम न्यूज़पेपर्स में इन्वायरमेंट के बारे में अवेयरनेस पैदा करें थ्रू मास मीडिया, थ्रू मैगजीन्स, थ्रू न्यूज़पेपर्स। तो these are various ways to spread the awareness regarding the deteriorating environment। तो ये तो वो बातें जो कि आप सब लोग पढ़ते पढ़ाते हैं और जानते हैं। अब यहाँ पे मैं दो चार बातें और आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ कि ये आज ही क्यों मनाया जा रहा है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। मतलब कोई एक तारीख तय कर ली कि 5 जून है, उसमें इन्वायरमेंट डे मनाओ। अरे भाई, सारे डेज इन्वायरमेंट डे होने चाहिए। एवरी डे शुड बी इन्वायरमेंट डे। आप लोगों ने देखा होगा कि इन्वायरमेंट का जो डिटेरियोरेशन है उसमें सुधार कैसे करें, हाउ टू इम्प्रूव द डिटेरियोरेटिंग इन्वायरमेंट। तो उसका आंसर क्या होगा, क्या करें कि इन्वायरमेंट में सस्टेनेबिलिटी सस्टेन करें। उसके लिए आपके पास कोई जवाब है? मेरे ख्याल से जवाब तो बहुत से होंगे, लेकिन मेरा जवाब थोड़ा सा अलग है। मेरा जवाब यह है कि इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आज से कुछ सालों पहले लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन में क्या हुआ कि सारी एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्टेशन, ये जो है रेलवे लाइन, सारी चीज़ें, रेलवे वगैरह, ये जो बस वगैरह, सारी चीज़ें बंद हो गई, लॉकडाउन लग गया। 2-3 महीने के लिए लॉकडाउन लगा। आपने देखा होगा, मतलब टेलीविज़न पे देखा होगा, अखबार में देखा होगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतरीन हो गया, वाटर पॉल्यूशन खत्म हो गया, नदियाँ साफ हो गई, सारी चीज़ें साफ हो गई। यानी कि जो मैं कह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ कि इन्वायरमेंट को सही करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हमारा इन्वायरमेंट अपने आप साफ रहेगा, लेकिन बिना कुछ किए रहा नहीं जा सकता, बिना कुछ किए रहा नहीं जा सकता। इसलिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा फॉर द सर्वाइवल, और सर्वाइवल के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, उससे इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन होगा। इन्वायरमेंट के डिग्रेडेशन को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अब उस बात पर आते हैं कि हमें पहले ये समझ होनी चाहिए कि इन्वायरमेंट में ये डिग्रेडेशन हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, उसके रीजन्स हमें गिनने चाहिए। क्या क्या रीजन्स हैं? सबसे बड़ा रीजन आप कुछ भी गिना सकते हो, लेकिन मैं गिना रहा हूँ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज द मेन रीजन बिहाइंड द डिटेरियोरेटिंग इन्वायरमेंट। अगर पॉपुलेशन इतना ज़्यादा नहीं होता तो हमें इतनी ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। सर ने आपको बताया होगा कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं जिससे हमारा इन्वायरमेंट खराब होता है। उनमें आपको गिनाया होगा सब, माइनिंग एक एक्टिविटी है,
ट्रांसपोर्टेशन एक ह्यूमन एक्टिविटी है, अर्बनाइजेशन एक ह्यूमन एक्टिविटी है। तो ये सारी ह्यूमन एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे इन्वायरमेंट को खराब करने के लिए। तो अब क्या करें? क्या इन एक्टिविटीज को करना बंद कर दें? जी नहीं, बंद करने से काम चलेगा नहीं। काम कैसे चलेगा? कि हम कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी परफॉर्म करें दैट शुड बी सस्टेनेबल। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये जो आइडिया था, ये 2 कॉन्फ्रेंसेज हुई थी हमारे दुनिया में। एक को हम वर्ल्ड समिट के नाम से जानते हैं और एक को हम जानते हैं अर्थ समिट के बारे में। इन 2 कॉन्फ्रेंसेज के बाद सभी कंट्रीज का ध्यान डिटेरियोरेटिंग इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप जानते हैं नहीं जानते? बताइए, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? यानी कि ऐसा डेवलपमेंट जो कि प्रेजेंट जनरेशन के साथ साथ फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को भी ध्यान में रख करके किया जाए, ऐसे डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो सस्टेनेबिलिटी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसका आधार है? ये जो हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है उसका आधार है। उससे हम अगर बचना चाहें तो हमें सस्टेनेबिलिटी को फॉलो करना पड़ेगा। अब सस्टेनेबिलिटी को फॉलो करने के लिए जो स्टेप्स हैं उनको मैं ब्रीफ कर देता हूँ आपके सामने, अगर सर इजाज़त दें और ज़्यादा टाइम के लिए। तो हाउ कैन सस्टेनेबिलिटी बी अचीव्ड, उसके लिए कुछ पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूँ कि जैसे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। पहला सबसे जरूरी नेचुरल रिसोर्स क्या मानते हो आप लोग? बताओ। एयर, वाटर, मिनरल्स और एनर्जी, दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज। अच्छा, जो रिसोर्स जितना ज़्यादा इसेंशियल है वो रिसोर्स उतना ही ज़्यादा फ्रीली और अबंडेंटली अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आदमी कितने दिन खाना ना खाए तो काम चल जाएगा? 40 दिन अगर आदमी खाना ना खाए तो वो जिंदा रह सकता है। अच्छा, पानी कितने दिन ना पिए तो काम चल सकता है? बताइए। यानी कि वाटर इज मोर इसेंशियल देन फूड। अच्छा, सांस लेने के लिए हवा ना मिले वो कितने दिन काम चल सकता है? बहुत कम देर के लिए, है ना। तो जितनी मतलब एयर इज मोस्ट इसेंशियल हो गया उस हिसाब से, हवा सबसे ज़्यादा इसेंशियल, पानी उससे थोड़ा कम इसेंशियल और खाना उससे भी कम इसेंशियल। इसेंशियल सब हैं, जरूरी सब हैं। अच्छा, खाना पैसे से मिलता है, पानी फ्रीली अवेलेबल हो सकता है और हवा तो अबंडेंटली अवेलेबल है। लेकिन इत्तेफाक की बात है, आयरनी इज दिस, कि जो जितना ज़्यादा इसेंशियल वो उतना ही ज़्यादा फ्रीली अवेलेबल, अबंडेंटली अवेलेबल और उतना ही ज़्यादा पॉल्यूटेड। वैसे ही पानी हवा से ज़्यादा, मतलब आप कोशिश करेंगे कि कहीं पानी मिले तो वो आप खरीद के भी पीना पड़ सकता है, लेकिन हवा तो आपको खरीदनी नहीं पड़ रही फिलहाल। लेकिन वो दौर भी आ सकता है अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ नहीं गए, अगर हम फेल हो गए टू अचीव द गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो हो सकता है फ्यूचर में हवा भी हमको खरीदनी पड़े। सॉल्यूशन की बात थोड़ा सा करता हूँ 2-4 मिनट आपके सामने कि सॉल्यूशन क्या है इन सब चीज़ों का। देखो बेटा, जो चीज़ें हम किताबों में पढ़ते थे और हमें किताबी लगती थी कि साहब एक टॉपिक होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, और एक टॉपिक होता है ग्लोबल वार्मिंग का, एक टॉपिक होता है क्लाइमेट चेंज का। जब हम पढ़ते थे तो वो चीज़ें हमें किताबी लगा करती थी, लेकिन आज वो हमारे सामने एकदम जो है मौजूद हैं, एकदम प्रेजेंट हैं। देख रहे हैं टेम्परेचर 50 तक पहुंच रहा है, कहीं कहीं 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग का रीजन क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या है? डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर है जो हमारी डिप्लीट हुई है ओवर द एंटार्क्टिका, उसको कहते हैं इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द
ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, ओजोन लेयर काहे से डिप्लीट होती है? आपने सुना है कि फ्लोरोक्लोरोकार्बन्स जो होते हैं, जो कि एमिट होते हैं फ्रॉम आवर होम अप्लायंसेस सच एज एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स। तो हमें इन चीज़ों को रिप्लेस करना चाहिए। वी शुड गो फॉर द ग्रीन टेक्नोलॉजी, वी शुड गो फॉर द ग्रीन रिवॉल्यूशन, वी शुड गो फॉर द ग्रीन सिंथेसिस, वी शुड गो फॉर द ग्रीन केमिस्ट्री, ग्रीन इंजीनियरिंग, ग्रीन एडवोकेसी, ग्रीन मीडिया। तो वी हैव टू लुक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो इसमें क्योंकि आप इंजीनियर होने जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू बी इंजीनियर, अब यहाँ पर आप अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए आप इनोवेशन डिज़ाइन कर सकते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ आप ला सकते हैं। हमारे कॉलेज में एक जो है सेंटर बना हुआ है जो कि इनोवेटिव आइडियाज़ को ग्रूम करने के लिए यहाँ पे हमेशा तैयार है। हर दिन वहाँ पे डिस्कशंस होते हैं और आप अपना कोई आइडिया रिगार्डिंग द इन्वायरमेंट को बचाने से रिलेटेड कोई भी आइडिया, हमारी एक सेल है जो कि हर दिन यहाँ बैठती है, डिस्कशन होते हैं और आप कोई भी इनोवेटिव आइडिया ला सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ। यहाँ पे डिस्कशन होता है। आप चाहें तो स्टार्टअप की शुरुआत कर सकते हैं और आप इंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ को, अपनी इंजीनियरिंग को, अपनी स्किल्स को। नाउ आगे बढ़ता हूँ। इन्वायरमेंट का एक रिलेटेड टॉपिक है इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? इट इज द इनवर्स रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इट्स इन्वायरमेंट। तो हम और हमारा इन्वायरमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। हमें किस तरीके से बेहतर रिलेशन अपने सराउंडिंग से, अपने इन्वायरमेंट से मेंटेन करने चाहिए, वो हम सीखें। हमारे पास अगर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल हमारे घर में बहुत बड़ा घर है और बहुत बड़ा घर में एक सबमर्सिबल पंप भी लगा हुआ है, वहाँ से जो ड्रिंकिंग वाटर रिलीज हो रहा है आप ले रहे हैं, पता चल रहा है कि आप अपने जो गार्डन है उसमें भी जो इरिगेशन उससे कर रहे हैं, ऑल्दो इट इज़ नॉट फेयर। आपको कार भी धो रहे हैं तो उसी ड्रिंकिंग वाटर से धो रहे हैं, जबकि आपके पड़ोस में दूसरी जगह पानी के लिए मारामारी मची हुई है। तो सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल रिसोर्स डिवीज़न हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम इस तरीके से अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। फिर अगर हम वापस आएँ तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे वेदों में और पुराणों में लिखा हुआ है, पर्यावरण को बचाने का सबसे अच्छा तरीका हमारे वेदों में और पुराणों में लिखा हुआ है। तभी तो हम नदियों की पूजा करते हैं जिससे कि वाटर बॉडी पॉल्यूट ना हो। हम पेड़ों की पूजा करते हैं जिससे कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन हो सके। हम जीव जंतुओं तक की पूजा करते हैं जिससे कि बायोडाइवर्सिटी मेंटेन हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने इन्वायरमेंट के बारे में आप सभी अपने साथ वालों को, आप अपने फेलो स्टूडेंट्स को, आप अपने घरों में इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स से अवेयर कराएं और इस देश को खुशहाल बनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों को इस चीज़ के विषय में जानकारी देने के लिए। अब इसी के साथ आज हम सभी लोग चलते हैं और एक प्लांटेशन का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है कुछ पेड़ लगाने के लिए, तो हम सभी वहाँ चलते हैं और कुछ पेड़ लगाते हैं। थैंक यू। चलिए सभी लोग चलते हैं।